स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे और अभी मैं थोड़ा रात को 3 बजे लेक्चर बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एनर्जी आने में, क्योंकि आज टाइम मिला नहीं, तो मैं सोचा 3 बजे तक के लेक्चर बना देता हूँ। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे करके एनर्जी आएगी। अभी एनर्जी नहीं आ पाएगी, 2-4 क्वेश्चन के बाद एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक देखो, मेरे 2 पॉइंट्स हैं आपसे डिस्कस करने के। एक तो आपको कोई भी बुक रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो बीटेक या डिप्लोमा की जो नॉलेज है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज, लाइक फ्लूइड क्या होता है, थोड़ा बहुत सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, अगर आपको इतनी नॉलेज भी है तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए, है ना, क्योंकि जैसे भी कोई टिपिकल टॉपिक आएगा वो टिपिकल टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा, यहीं पर करवा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर बता दूंगा। कुछ भी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी हैंडबुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट जो आप बीटेक या डिप्लोमा में जो बुक्स फॉलो करते हो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहीं पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी नॉलेज बस आपकी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या आपको मैनोमीटर पता है? अगर आपसे डिस्कस करूं, क्या आपको मैनोमीटर पता है? बोलोगे हाँ सर, हमें मैनोमीटर बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आपने मैनोमीटर और बैरोमीटर में दोनों में डिफरेंस हमें बता के रखा हुआ है, तो हमें मैनोमीटर और बैरोमीटर दोनों पता है। ठीक है, क्या अगर मैं आपसे बोलूं क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर आपको पता है? बोलेंगे हाँ सर, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर पता है, बट अभी याद नहीं आ रहा। बट अभी सर याद नहीं आ रहा। चलो, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर में आपसे एक मैनोमीटर डिस्कस करता हूं, जिसका नाम है पीजोमीटर या पाइजोमीटर। पीजोमीटर, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं पीजोमीटर क्या होता है, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं पीजोमीटर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक ट्यूब होती है, सर एक सिलेंडर ट्यूब टाइप होती है। लाइक अगर ये आपका एक कंटेनर है ना, और अगर मुझे इस पॉइंट पर कोई प्रेशर, लाइक ये ए है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे किसी भी पॉइंट ए पॉइंट पर, मान लो ये एक कट है यहाँ पर जो क्लोज भी हो सकता है, लाइक होता है ना कि कोई ओपनिंग है, उस ओपनिंग को हम क्लोज भी कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग में मुझे प्रेशर लगाना है, तो पीजोमीटर होता क्या है? एक ट्यूब टाइप होती है, एक ट्यूब होती है जो इस तरीके से लगा दी जाती है यहाँ से, ये पीजोमीटर होता है। सिंपल है पीजोमीटर। ठीक है, अभी पीजोमीटर पे मैं आपके सामने और अच्छी तरीके से आऊंगा धीरे धीरे करके। बट अगर क्या मैनोमीटर आपको पता है? बोलोगे हाँ सर, आपने मैनोमीटर और बैरोमीटर में हमें डिफरेंस बता दिया। अगर हमें बोले क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर आपको पता है, अब बोलोगे सर मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर नहीं पता, लाइक डिफरेंशियल मैनोमीटर मुझे नहीं पता। बट मैं बताता हूँ, मैनोमीटर में एक जो मैनोमीटर होता है उसको हम बोलते हैं पीजोमीटर, और पीजोमीटर क्या होता है? ट्यूब टाइप होता है। और अगर मुझे इस ए पॉइंट पर इसको करेक्ट करना है तो क्या होगा? ये पानी है, तो ये पानी इसके अंदर भी आपका भर जाएगा। अब ये जो पीजोमीटर एक सिलेंडर ट्यूब टाइप होता है, ट्रांसपेरेंट, अगर मैं आपसे पूछूं ये मैंने कौन से पॉइंट पर लगाया, तो आप बोलोगे सर आपने ए पॉइंट पर लगाया, तो मुझे जो प्रेशर मिलेगा वो ए पॉइंट पर मिलेगा। अगर आप देखोगे तो इस ए के रेफरेंस में इस ट्यूब के अंदर, जिसको हम पीजोमीटर बोलते हैं, यहाँ पर कुछ हाइट में पानी भर गया, इसकी कुछ हाइट में आपका पानी भर गया है। अगर मैं आपसे पीजोमीटर का सिंपल पूछूं कि पीजोमीटर का एक ट्यूब है, इसके अंदर पानी भर जाता है, आपने ए पॉइंट पर लगाया, तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेरा जो हाइट पानी बढ़ा। अब आपसे मैं पूछूं प्रेशर एट ए क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है रो इनटू जी इनटू एच। दैट मींस आप देख सकते हो पीजोमीटर ने जो आपको प्रेशर बताया, ये आपने एक हाइट के रेस्पेक्ट में बताया। पीजोमीटर ने क्या करा, आपने पीजोमीटर यहाँ पर लगा दिया तो पानी इसके अंदर भर गया। कितनी हाइट का पानी भरा, उसकी हेल्प से हमने करना है प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पीजोमीटर से हो रहा है। पीजोमीटर डिटरमाइंस प्रेशर विद द हेल्प ऑफ हाइट ऑफ वाटर, या हम बोलेंगे हेड ऑफ वाटर। जितनी भी हाइट या हेड है उसकी हेल्प से हम पीजोमीटर का प्रेशर, पीजोमीटर की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ हेड, हम पीजोमीटर की हेल्प से किसी भी पॉइंट का प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा टॉपिक है। मैनोमीटर आपको बता रखा है, बैरोमीटर आपको बता रखा है। बैरोमीटर को भूल जाओ, मैनोमीटर पर आ जाओ। मैंने बोला कि मैनोमीटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैं आपको 4 टाइप के बताऊंगा। 4 टाइप में जो पहला होता है वो होता है पीजोमीटर, जो ट्यूब टाइप है, ट्यूब लगा दी जाती है जिसमें से पानी भरता है, उसी की हेल्प से हम डेंसिटी, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एंड एच, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रेशर को डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। और दूसरा क्वेश्चन क्या सकता है कि पीजोमीटर हेल्प्स, पीजोमीटर डिटरमाइंस प्रेशर विद द हेल्प ऑफ हेड ऑफ वाटर, जो हाइट है उसको हेड बोलते हैं, एंड हेड ऑफ या हाइट ऑफ वाटर, सिंपल सा बनता है। अब ध्यान से, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पर भी हाइट देख रखी है, कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी आपको हाइट देख रखी हुई है, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो
प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स ऑफ ऑयल। ये देखो आपको ऑयल का प्रेशर डिटरमाइन करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार आता है और ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हिस्ट्री में बहुत बार आया है, आता है और आता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर, मीटर क्या रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर? हाइट। मीटर क्या रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर? हाइट। आपको एक ऑयल है, ऑयल का प्रेशर डिटरमाइन करना है इन टर्म्स ऑफ हाइट, और उस ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 0.9 है। प्लीज ध्यान से देखना, आपको तभी मजा आएगा इस क्वेश्चन में। प्रेशर देके रखा हुआ है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स ऑफ ऑयल। आपको यू हैव टू डिटरमाइन प्रेशर ऑफ ऑयल, यू हैव टू डिटरमाइन प्रेशर ऑफ ऑयल इन हेड ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ हेड। आपको हाइट के रिस्पेक्ट में प्रेशर डिटरमाइन करना है, वही मैंने जो आपको पीजोमीटर बताया अभी। ठीक, इस ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी देके रखी हुई है वो देके रखी हुई है 0.9। अच्छा, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। अब इसने क्या बोला कि जो भी प्रेशर आ रहा है वो वाटर के इक्विवेलेंट है। अब इसको इस क्वेश्चन को ऐसा अलग कर दो, यहाँ तक की जो डिटेल लेके रखी है वो ऑयल की लेके रखी हुई है, और उसके बाद जो डिटेल लेके रखी है वो वाटर की लेके रखी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, धीरे धीरे करके मेरे में एनर्जी आएगी। यार रात को 3 बजे का लेक्चर आऊँ तो भी एनर्जी नहीं आ पाती, क्योंकि इस हफ्ते में क्या है, मुझे 3 बजे जगना पड़ेगा तभी लेक्चर्स बनेंगे। अगर नहीं जग पाऊंगा तो मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इस हफ्ते में मैं सुबह 7:30 बजे से बिजी हो जाऊंगा, 7:30 से लेकर शाम के 8 बजे तक मैं बिजी हूँ, तो मुझे फटाफट अभी जगना पड़ेगा। तो इन लेक्चर्स में थोड़ी एनर्जी शुरुआत में वीक रहेगी, धीरे धीरे करके 4-5 क्वेश्चन बनाऊंगा, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे आगे के बाद डिस्कस करूँ तो वाटर जो है आपका, बट अब देखो वाटर में क्या देख रखा हुआ है, वाटर का प्रेशर देके रखा हुआ है। अगर हम बात करें प्रेशर ऑफ वाटर, इसमें जो प्लीज ध्यान से देखना। चलो सबसे पहले अगर मैं ऑयल का प्रेशर निकालूं, हटा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ है, तो प्रेशर ऑफ ऑयल क्या आ जाएगा? रो इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी इंटू एच। अगर मैं ऑयल के प्रेशर की बात करूं आपसे, रो इंटू जी इंटू एच। एक्चुअली आपको अब ध्यान से आप देखना, आपको हाइट फाइंड करनी है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, यहाँ पर आपको हाइट फाइंड करनी है। देखो ऑयल की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी देकर रखी हुई है। अच्छा, इस 4.5 पर मैं अभी आऊंगा, ये वैल्यू गलत लिखी हुई है यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये वैल्यू 4.5 नहीं है, वैल्यू है 42.5। ये वैल्यू गलत लिखी हुई है, 42.5 है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने 100 बार देखा हुआ है, इसलिए मुझे बताया कि यहाँ पर ये 4.5 नहीं 42.5 है, और एक्चुअली ऑप्शंस भी 42.5 के अकॉर्डिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है ना। ठीक है, अगर हम ऑयल के प्रेशर की बात करें, अब अगर यहाँ पर ऑयल की डेंसिटी है, तो यहाँ पर ऑयल की डेंसिटी तो देकर रखी हुई नहीं है, आपको यहाँ पर क्या देखना है? ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, जो कि ऑयल की जगह रखी है 0.9, व्हिच इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ऑयल चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या आ जाएगा? जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी देकर रखी है 0.9 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर का होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब इनटू 1000। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रेशर ऑफ ऑयल है, प्लीज ध्यान से देखना, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ ऑयल? 0.9 इनटू 1000 मतलब 900 kg पर क्यूबिक मीटर। 900 0.9 को 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें डेंसिटी चाहिए और क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी देकर के। प्लीज ध्यान से देखना, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दोगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दोगे, तो आगे जाकर भी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब जी क्या होता है? 9.8। अब आपको ये हाइट ही डिटरमाइन करनी है, प्रेशर इन मीटर्स ऑफ ऑयल, ये आपको हाइट ही डिटरमाइन करनी है यहाँ पर, जो कि नहीं देख रखी। बट इन्होंने, अब देखो अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, प्रेशर ऑफ वाटर, अगर मैं प्रेशर ऑफ वाटर की बात करता हूँ तो देखो पानी की जो हाइट है कितनी रहेगी? 42.5। पानी की डेंसिटी देखो, रो जी एच का फॉर्मूला लगाओ, मैं लिख दूं यहाँ पर रो ऑफ वाटर, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, 1000 लिख दो भाई। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1000। जी कितना है? 9.8, और यहाँ पर एच कितना देकर रखा है आपको? 42.5 इंटू 42.5। अब आप ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर देखो ध्यान से, एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें, इक्विवेलेंट। अगर आप इस इक्विवेलेंट की बात करोगे तो इन्होंने क्या लिखा है कि ऑयल का और वाटर का प्रेशर इक्विवेलेंट है, बट दोनों की जो हाइट होगी, मैं आपको प्लीज एक बात बता रहा हूं, लाइक मान लो जो वाटर, ये वाटर का जो प्रेशर है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। अगर वाटर के प्रेशर की हम बात करें तो 1000 इंटू 9.8 इंटू 42.5 ये वाटर का प्रेशर आ जाएगा। इसमें लिखा है कि जो वाटर का प्रेशर है ड्यू टू दिस हाइट,
वाटर की अगर वाटर आपने मान लो कोई आपने पीजोमीटर यूज करा, प्लीज मेरी बात ध्यान से देखना, आपने पीजोमीटर यूज करा, पीजो पाइजो दोनों बोलते हैं इसको, आपने पीजोमीटर यूज करा, हम लोग देसी भाषा में पीजो बोलेंगे, तो वाटर का प्रेशर और ऑयल का प्रेशर दोनों बराबर है, बट दोनों की भाई साहब चाहे ऑयल की डेंसिटी देख लो चाहे वाटर की डेंसिटी देख लो, तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। अगर दोनों की डेंसिटी अलग अलग है तो दोनों का जो हाइट होगा ना, जो पीजोमीटर में हाइट आती है, वो दोनों कह तो रहा है कि दोनों का प्रेशर इक्वल है, बट दोनों की हाइट आपकी अलग अलग है। तो एक्चुअली इसने आपसे पूछा है कि मान लो अगर प्रेशर इक्विवेलेंट है और वाटर की जो हेड आया है, वाटर का जो हाइट आया है पीजोमीटर में, वो अगर 42.5 है, तो ऑयल की हाइट कितनी होगी? तो भाई इन्होंने बोला प्रेशर इक्वल है। अब देखो हम अपना ये देखो, प्रेशर ऑफ ऑयल एंड प्रेशर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट है, और यहाँ पर हमें अगर हम दोनों इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ध्यान से देखो कहाँ करूँ, जगह नहीं बचती, तो 900 यार कहाँ करूँ, इधर कर दूँ, देखो 900 इन दोनों को इक्वल करो इंटू 9.8 इंटू ये हाइट हमें डिटरमाइन करनी है, विच इज इक्वल टू 1000 इंटू 9.8 इंटू 42.5। इन दोनों अगर आप इक्वल करोगे, LHS RHS इक्वल कर दिया हमने, तो 9.8 से 9.8 कर गया, ठीक है। अब हमें h फाइंड करना है, तो यहाँ से देखो h का निकल के आ रहा है, h ऑफ ऑयल का निकल के आ रही है, h ऑफ ऑयल का निकल के आ रही है 42.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 42.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 900 डिवाइडेड बाय 900। अगर कैलकुलेटर से हम देखते हैं कितना आ रहा है 42.5, कैलकुलेटर में देखा मेरा 42.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 900 47.22 which is equals to 47.22, ठीक है। एक बार आप देख लो इसको, मेरे को क्रॉस चेक करना था क्योंकि ऑप्शंस में आंसर दे नहीं देखा, हमने शायद ज़्यादा कुछ गलती हुई है, ठीक है ठीक, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बट एक्चुअली दो क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए हैं, ये दो क्वेश्चन आगे पीछे देकर रखे हुए थे, ये आपका 4.5 ही है, सॉरी दो क्वेश्चन आगे पीछे देकर रखे हुए थे, तो मेरे को 42.5 ध्यान दे दिया, मैंने अभी क्रॉस चेक करा, कुछ नहीं करना, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। जहां जहां पर क्वेश्चन में 4.5 देकर रखा है ना, क्वेश्चन में आपको क्या देकर रखा है 4.5 देकर रखा है ना, आप 42.5 को 4.5 से रिप्लेस कर दो, बस ध्यान से देखना, इस जगह 42.5 को मैं 4.5 से रिप्लेस, वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, फिर आंसर नहीं आया तो मैंने एक बार चेक करा, तो दो क्वेश्चन आगे पीछे देकर रखे, एक में 4.5 देकर रखा है और दूसरे में 42.5 देकर रखा है, बट जिसमें 42.5 देकर रखा है वहां पर 0.8 देकर रखी, दोनों क्वेश्चन आगे पीछे थे, मैं कंफ्यूजन हो गया। ये आपका 4.5 भी है, आपको कुछ नहीं करना, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, जहां जहां पर 42.5 है, यहाँ पर 42.5 है ना, यहाँ पर आप क्या कर दो, बस 4.5 लिख दो, 4.5 क्वेश्चन में सही देकर रखा था, मेरे गलत कंफ्यूज हो गया मैं, ठीक है। 42.5 जो क्वेश्चन में देकर रखा है 4.5 वही पुट कर दो, और आप ध्यान से देखोगे, देखो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 900 विच इज इक्वल टू 5, आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल सही था, 42.5 मत लिखो 4.5 ही लिखो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखो जहां जहां पर 42.5 है वहां पर 4.5 यहाँ पर करके 4.5 ही करो उसको, मैं कंफ्यूज हो गया कि यार हमारा मेथड बिल्कुल सही है, हमारा आंसर कैसे नहीं आ रहा, हमारा आंसर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है, 4.5 ही करो, क्वेश्चन सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या है, 5 आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस टाइप के क्वेश्चन, देखो अभी मैं खुद कंफ्यूज हुआ क्योंकि दो क्वेश्चन आगे पीछे थे और मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे 42.5 ध्यान रह गया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ठीक है, कैपिलरी राइज, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कैपिलरी राइज, आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कैपिलरी राइज या कैपिलरी राइज, तो आप बोलोगे सर क्या होता है कि अगर कोई सर कंटेनर है, इसमें सर पानी है, इसमें सर अगर हम कोई ट्यूब डालते हैं तो सर कभी कभार तो पानी इसके अंदर चढ़ जाता है और कभी कभार पानी, देखो मैं बताता हूँ प्लीज ध्यान से देखना, अगर कोई कंटेनर है उसमें कोई लिक्विड है और इसमें अगर मैंने ट्यूब जो दोनों साइड से ओपन है, हमने ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट करी और ट्यूब दोनों साइड से ओपन है, तो पानी इस कंटेनर इस ट्यूब के अंदर पानी चढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। अब क्या होगा कि इन केस अगर आपने मर्क्यूरी यूज करी हुई है, लिक्विड जो आपने यूज करा हुआ है मर्क्यूरी,
अब आपने मर्क्यूरी यूज करी हुई है, ध्यान से देखना, पता है आपको, अगर आपने पानी या कुछ भी चीज यूज करी तो इस ट्यूब के अंदर, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर, इसके ट्यूब के अंदर पानी ऊपर आ जाता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। अब मान लो जो लिक्विड है आपका वो मर्क्यूरी है, अब मान लो जो आपका लिक्विड है वो आपका क्या मर्क्यूरी है, तो क्या होता है कि पानी ऊपर नहीं चलता, पानी और नीचे चल जाता है। इस देखो यहाँ पर आपका मर्क्यूरी का लिखा है, पानी और नीचे चल जाता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी फॉल, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज और इसको बोलते हैं कैपिलरी फॉल, कैपिलरी फॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी ये नहीं है, क्वेश्चन इन्होंने आपसे कुछ और पूछा है। कैपिलरी राइज इज द फेनोमेनन दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इसने आपसे ये पूछा है जो कैपिलरी राइज होता है किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। ठीक है, चार प्रॉपर्टी रखी, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी आपको बहुत बार मिलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सरफेस टेंशन, अगर हमें पूछे व्हाट इज सरफेस टेंशन, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। अगर अभी मैंने अपना पानी लिया, जैसे अगर अपना कोई सा भी पानी लेके दिखाऊंगी आपको, पानी की जरूरत नहीं है। अभी अगर मान लो मैंने अपने हाथ पे या फिर एक टेबल है, टेबल पे और मैंने पानी डाला तो पानी की गोल गोल सी ड्रॉप्स बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं बूंद, हिंदी में क्या बोलते हैं बूंदे। अगर आप देखोगे या फिर मैं आपसे एक और चीज पूछूं कि आपने देखा होगा कि जब पानी का जो कोई भी पानी का टैंक है या फिर मान लो हमारा ग्लास है, जो हमारा ग्लास है जिसमें हम पानी पीते हैं, इसके ऊपर कोई कीड़ा जो होता है या फिर कोई चींटी जो होती है उस पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, पानी के अंदर डूबते नहीं है। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि मान लो अगर मैंने कोई उस पर कोई पानी डाला, मान लो कि मेरे हाथ में मैं भी पानी डालूंगा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, तो उस पानी की गोल गोल सी ड्रॉप्स बन जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पानी की ड्रॉप्स बनती क्यों है, मान लो अभी मेरे हाथ में ग्लास है, ग्लास में पानी है, उसको मैं थोड़ा डालूंगा तो कुछ ड्रॉप्स बन जाएंगे पानी के मेरे हाथ में। अगर मैं आपसे पूछूं उस पानी की ड्रॉप्स क्यों बनती है, तो उसका रीजन होता है सरफेस टेंशन, उसका रीजन होता है सरफेस टेंशन। आपको सबसे पहले सरफेस टेंशन पढ़ना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन फ्लूइड मैकेनिक्स में 100 बार आपके आएगा। ठीक है, अगर हम बोले कि सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी होती क्या है, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी होती क्या है, देखो सरफेस टेंशन का एक ही मतलब है जिसमें फ्लूइड अपना एरिया मिनिमाइज करता है। अगर फ्लूइड, देखो अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं, ग्लास में पानी है, उस पानी को अगर मैं अपने हाथ में डालूंगा, देखो मेरे हाथ में अभी क्या है, मेरे हाथ में क्या है, आपका एयर है। अगर मैं अपने हाथ के, मैं आपसे पूछूं अभी मेरे हाथ के ऊपर क्या है, अभी मेरे हाथ के ऊपर क्या है, तो आप बोलोगे सर एयर होगी और क्या होगा, और तो आपके हाथ में कुछ दिख नहीं रहा। मेरे हाथ में अभी आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा। तो अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो मेरे हाथ में क्या है, एयर है। और अगर मैं उस पानी की बात करूं तो वो पानी क्या है, वो पानी लिक्विड है। दैट मीन्स टू फेज सिस्टम हो गया ना। जैसे अगर हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो सॉइल मैकेनिक्स में आपने देखा होगा टू फेज डायग्राम बनाते हो, थ्री फेज। सॉइल मैकेनिक्स में क्या बनाते हो, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने क्या ले लिया, एयर ले ली, फिर आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, फिर आपने क्या ले लिया, सॉइल सॉलिड्स ले लिया, सॉइल सॉलिड्स, या फिर आपने ओनली एयर ले ली, या आपने ओनली सॉइल सॉलिड्स ले लिया। भाई आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा ना, हमने थ्री फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम पढ़े। तो ये थ्री फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम है क्या भाई, दो अलग अलग मटेरियल है आपके। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, अगर मान लो पानी अगर मैं अपने हाथ पे डाल रहा हूं तो मेरे हाथ पे अभी क्या एयर ही तो है, और वो गोल गोल बूंद। अब ध्यान से देखना, जब भी कोई लिक्विड अपना फेज चेंज करता है, अगर मैं उस ग्लास के अंदर की बात करूं आपसे, तो उस ग्लास के अंदर अभी लिक्विड है। जब मैं अपने हाथ पे डालूंगा तो मेरे हाथ पे क्या आएगी, एयर है। जब भी टू फेज सिस्टम होते हैं तो वाटर, लाइक मान लो ग्लास के अंदर पानी लिक्विड फेज में, फिर मैंने अपने हाथ पे डाला, जब भी टू फेज सिस्टम मिलते हैं तो फ्लूइड अपना एरिया मिनिमाइज करता है। फ्लूइड अपना एरिया कर लेता है, कम कर लेता है, और इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, सरफेस टेंशन। देखो होता क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूं आप किसी भी जानवर को परेशान करोगे, आप किसी भी जानवर को परेशान, लाइक मान लो एक कुत्ता है, आप कुत्ते के अगर मारोगे तो वो आपको काट लेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 90% कुत्ते शांत बैठे रहते हैं, देखो 10% तो बिना बात के भी काटते हैं यार। मेरे को तो काटा हुआ है बचपन में, मैं निकल रहा था उसने मेरे को काट लिया, फिर मेरे पेट में इंजेक्शन ढुके थे बहुत सारे, सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, पेट में इंजेक्शन ढुकते हैं। पर कहने का मतलब क्या है, जब तक आप किसी को छेड़ोगे नहीं तब तक वो रिएक्ट नहीं करता। भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको कुत्ते का एग्जाम्पल इसलिए दिया
किसी भी चीज़ को जब तक आप छेड़ोगे नहीं तब तक वो आपको परेशान नहीं करेगा। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ग्लास के अंदर जो पानी था वो अपना लिक्विड फेस में, जैसे ही मैंने उसको हाथ में डाला तो मेरे हाथ में क्या है पानी। अगर ग्लास देखो ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखना, ग्लास में पानी लिक्विड फेस में था, फिर मैं उसको हाथ में डाल रहा हूँ तो फिर वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। दैट मीन्स जब आप सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन होता है क्या, जिसमें फ्लूइड अपने आप को श्रिंक करता है। मिनिमाइज करने का मतलब क्या है, श्रिंक। फ्लूइड अपने आप को श्रिंक करता है। फ्लूइड अपने आप को श्रिंक कब करेगा, जब वो किसी और फेस के कांटेक्ट में आएगा, जब वो किसी और फेस के कांटेक्ट में आएगा। लाइक पहले लिक्विड था, लिक्विड फिर एयर के कांटेक्ट में आएगा, मतलब लिक्विड और गैस कांटेक्ट, भाई गैस एयर क्या है, गैस का ही तो पार्ट है। तो लिक्विड अगर आपके किसी भी दूसरे फेस पे कांटेक्ट में आ रहा है तो हमेशा फ्लूइड अपना एरिया मिनिमाइज कर लेता है, हमेशा फ्लूइड अपना एरिया श्रिंक कर लेता है। क्यों करता है, अगर हमें पूछे क्यों करता है, प्लीज ध्यान से देखना क्यों करता है। क्योंकि फ्लूइड के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइड के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कोहेसिव और एक होती है एडहेसिव। प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि फ्लूइड सरफेस टेंशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट अगर इस टॉपिक को अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके आपको और प्रॉब्लम्स आएगी। मेरे को क्वेश्चंस में ध्यान टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे को आपको छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ती है। अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड के अंदर दो प्रोसेस होती है, कोहेसिव और एडहेसिव। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो मैंने पानी अपने हाथ में डाला, मैं आपको एग्जांपल दिखाई दूंगा यार, आपको समझ में नहीं आएगा, लो मैं दिखाई देता हूँ, मैं दिखाई देता हूँ। हम टाइम भी वेस्ट करते हैं, हमारे पास सुविधा है, थोड़ा पानी पी भी लेता हूँ। देखो अभी आपको दिख गया नहीं, बट मेरे हाथ में दिख रहा है पानी आपको, मेरे हाथ में पानी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, है ना, आप दिख रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर है ना छोटे छोटे से है ना पानी ने बबल्स बना लिए हैं, ये अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है। पानी मेरे हाथ में एक तो चिपका हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो पानी, अगर देखो ध्यान से तो पानी क्या देखो दिख रहा है ना, ये क्या पानी चिपका हुआ नहीं है मेरे हाथ में, चिपका हुआ है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, इस पानी की बात करूं, तो उस पानी का मटेरियल अलग है। अगर मैं अपने हाथ के स्किन की बात करूं तो ये दोनों मटेरियल अलग अलग है। देखो ध्यान से देखना, पानी मेरे हाथ से चिपका हुआ है, पानी मेरे हाथ से चिपका हुआ है, प्लस इस पर छोटी छोटी सी बूंदे बनी हुई है। तो ये जो छोटी छोटी सी बूंदे बनी हुई है, तो क्यों, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक सेकंड पानी बड़ा डालूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी की छोटी छोटी बूंदे मेरे हाथ में क्यों बनी हुई है, तो आप क्या बोलोगे, सर ड्यू टू सरफेस टेंशन। सर ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अब देखो इसने अपना एरिया मिनिमाइज क्यों करा, क्योंकि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होता है, इसके सेम मॉलिक्यूल्स में आपका अट्रैक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं कोहेसिव। अब प्लीज ध्यान से देखना, कोहेसिव अट्रैक्शन। मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप किसी को छेड़ोगे नहीं तब तक वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ही पानी को मैं लिक्विड फेज से दूसरे फेज में लेकर आया, लाइक ये कौन सा फेज है, सॉलिड फेज है, ये दूसरा फेज क्या है, एयर है, एयर के बाद मेरा हाथ क्या है, मेरा हाथ सॉलिड फेज है। तो जैसे ही पानी का मैंने फेज चेंज करा, लिक्विड फेज से चेंज करा, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने अंदर एक कोहेसिव फोर्स लगाते हैं, जिस कारण वाटर अपने आप को मिनिमाइज करता है। पानी लिक्विड फेज में था, फिर मैं उसको अपने हाथ पे लेकर आया, तो फेज चेंज हो गया ना, एयर के थ्रू होते हुए मेरा वो हाथ पर आया, फेज चेंज हो गया। तो पानी क्या करता है, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने अंदर एक कोहेसिव फोर्स, यूं हर तरीके से कोहेसिव फोर्स लगाते हैं। आपने अगर पानी को छेड़ा, मैंने आपको एक बात बोली थी, जब तक किसी को छेड़ोगे नहीं तब तक वो आपको परेशान करेगा नहीं। आपने पानी को छेड़ा, आपने पानी के फेस को चेंज करने की कोशिश करी, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप में एक कोहेसिव फोर्स लगाते हैं। अब कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, अपने आप को खींचते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचते हैं यूं तरीके से, इस कारण पानी की शेप सर्कुलर, पानी की बूंदें बन जाती है, क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेंगे, क्योंकि आपने पानी के फेस को डिस्टर्ब करा। और ये मैं एग्जांपल आपको देता, किसी को भी डिस्टर्ब करोगे वो तभी रिएक्ट करेगा। पानी को आपने डिस्टर्ब करा तो पानी ने अपने सारे मॉलिक्यूल्स ने अपने अंदर एक कोहेसिव फोर्स, अपने अंदर सारे कोहेसिव फोर्स लगाया, जिस कारण पानी की शेप, जो पानी की जो बूंदें होती है वो आपकी बन जाती है। अब ध्यान से देखना, और यही वो कारण है कि कोई चींटी, आपने देखा होगा जो आपका पानी का टैंक है, उसके टॉप में जो पानी का टैंक होता है हमारा, जो ऊपर हम छत पर रखते हैं, उसमें कभी कभार कीड़े तैरते रहते हैं। वो तैरते क्यों है, क्योंकि जो पानी के ऊपर, जो टैंक के ऊपर की लेयर है वो एयर के कांटेक्ट में है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ जो पानी की ऊपर की जो लेयर है, जो मान लो मैंने टैंक खोला, जो पानी के बिल्कुल टॉप से, जो पानी का टैंक नहीं होता, मान लो मैंने टैंक खोला, तो पानी के ऊपर क्या होता है, कीड़े मकोड़े तैरते रहते हैं,
क्यों? क्योंकि पानी की जो ऊपर की लेयर है, पानी की जो ऊपर की लेयर है वो एयर के कांटेक्ट में आ रही है, जिस कारण सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस कारण पानी की जो टॉप सरफेस होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, और अगर फेस चेंज होगा तो मॉलिक्यूल्स खींचेंगे, इस कारण पानी के ऊपर टाइम पे एक ऐसी मेम्ब्रेन बन जाती है, मतलब एक ऐसी परत बन जाती है। इस परत के कारण कीड़ा मकोड़ी उसके ऊपर तैर पाते हैं, जो कीड़े होते हैं वो उसके ऊपर तैर पाते हैं क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है तो पानी की टॉप लेयर है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था अभी अपने हाथ में पानी डाल के कि पानी थोड़ा सा चिपका हुआ भी था। अगर मैं पानी के मटेरियल की बात करूं और मेरे हाथ के मटेरियल की बात करूं तो वो दोनों अलग अलग हैं। देखो, पानी ने जैसे मैंने पानी का फेस चेंज करा, पानी ने अपने आप को ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने आपका फेस चेंज करा, पानी ने अपने आप को ड्रॉप्स में चेंज कर दिया। वो इसलिए क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अंदर एक कोहेसिव फोर्स खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं वो एक दूसरे को। बट जब पानी मेरे हाथ से चिपका तो वो क्या होता है आपका एडेजन। दैट मींस जब सेम मटेरियल से लाइक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, उनके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो उसको हम बोलते हैं कोहेजन। और जब पानी मेरे हाथ से चिपका तो उसको हम बोलते हैं एडेजन। जब पानी मेरे हाथ से चिपका तो उसको हम क्या बोलते हैं एडेजन। ठीक है, अब आप प्लीज ध्यान से देखना, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा है, अब ध्यान से देखना। कैपिलरी राइज इज अ फेनोमेनन दैट इज एट्रिब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कैपिलरी किस प्रॉपर्टी के कारण होता है मैं आपको बताता हूँ। कैपिलरी होता क्या है, ये टैंक है, ये टैंक है, इस टैंक में क्या है, ये आपने ट्यूब डाल दी, इसमें पानी था, प्लीज ध्यान से देखना। इसके अंदर पानी का होता है चढ़ जाता है, इसके अंदर पानी का होता है चढ़ जाता है, चढ़ गया भाई साहब। अगर भाई साहब मैं ओनली, प्लीज अब ध्यान से देखना, मैंने अपने हाथ पर पानी रखा था, एक तो इसमें ड्रॉप्स बन गई थी छोटी छोटी। अगर वो मैं ड्रॉप्स लिखूं तो वो लिखूंगा कोहेसिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल। बट अगर मैं बोलूंगा कि मेरे हाथ से चिपका हुआ क्यों था, ड्यू टू एडेसिव फोर्स। एडेसिव, हाथ में पानी चिपका हुआ था ड्यू टू एडेसिव। वाटर में एडेसिव प्रॉपर्टी भी होती है तभी वो चिपकता है। दैट मींस जब दो डिफरेंट मटेरियल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, अब पानी इसमें ऊपर आ रहा है प्लस पानी इसके वॉल से चिपक जाता है, ये जो वॉल है ना चिपक जाता है। अब पानी एक अलग मटेरियल है और जो ग्लास ट्यूब है ये अलग मटेरियल है। दो अलग अलग मटेरियल जब एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उसको बोलते हैं एडेशन। एडेशन, और पानी के अंदर तो दोनों प्रॉपर्टी होती है, एडेशन भी होती है और कोहेजन भी होती है, और ये आपको हमारा सरफेस टेंशन बताता है। कहने का मतलब क्या है, जो अगर की एडेशन और कोहेजन वाली प्रॉपर्टी जो आपकी होती है, जो अगर मैं आपसे पूछूं, आप समझ रहे हो, कैपिलरी में दो प्रॉपर्टीज एक साथ लग रही है। एक तो पानी इसके वॉल से चिपक रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एडेशन। एक तो पानी इसकी, देखो ग्लास ट्यूब से चिपक जाता है ना, इसकी वॉल से, ये जो इसकी बाउंड्री है इससे चिपक जाता है। पानी एक अलग मटेरियल है और पानी एक अलग मटेरियल है और ग्लास ट्यूब एक अलग मटेरियल है। बट अगर हम देखेंगे तो जो बीच वाला पानी है ना, ये भी तो एक दूसरे से चिपका पड़ा है ना, यहाँ पर लग रही है कोहेजन। और ये कोहेजन और एडेशन हमें कौन सी प्रॉपर्टी बताती है भाई साहब, सरफेस टेंशन। प्लीज ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इस कॉन्सेप्ट को लिख लो। मेरे को इसका बहुत, देखो मैं आपको ना बहुत आसानी से पढ़ा सकता हूँ, बट मुझे सरफेस टेंशन थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना था। अगर मैं सरफेस, क्योंकि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तभी बोल सकता हूँ जब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। अगर मैं आपको क्वेश्चंस, मैंने क्या बोला, कोई भी बुक मत पढ़ना यार भाई साहब। आप बोलोगे सर 2 क्वेश्चन आधे घंटे में कराए, अरे सर आपने 2 क्वेश्चन आधे घंटे में कराए, बट आप प्लीज ये सोचो कि दोनों क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताए, क्योंकि मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, आपको कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप रिवाइज कुछ भी मत करो, तो आप सारे क्वेश्चन करोगे। आप इसको लिख लो, मैं इसमें पानी भी लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस फ्लूइड। और रेफरेंस फ्लूइड हम जनरली क्या लेते हैं, आपका वाटर। तो डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड है, ऑयल है, केरोसिन है, कुछ भी है, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इन दोनों की यूनिट क्या होता है, यूनिट लेस। तो आप क्या रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, भाई दोनों को डेंसिटी को डेंसिटी डिवाइड करेंगे तो कुछ भी यूनिट नहीं बचेगी। तो आपको याद रखना कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है आपकी, यूनिट लेस होती है। नो डायमेंशन, नो यूनिट, डायमेंशनलेस। ठीक है, अच्छे वाला क्वेश्चन था। फ्लूइड व्हिच इज इनकंप्रेसिबल, मेरा आपको टाइप ऑफ फ्लूइड्स पढ़ाते हैं,
अ फ्लूइड व्हिच इज इनकंप्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। एक्चुअली आइडियल फ्लूइड कोई रियल फ्लूइड नहीं होता, बट ये आपको याद रखना है कि मैंने आपको आइडियल फ्लूइड बताया था जिसकी कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, जिसकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरीज। बहुत बार क्वेश्चन आया भाई, ये दुनिया भर का क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं विस्कोसिटी क्या होता है, अगर हम ये डिस्कस करें विस्कोसिटी क्या होता है, इजी सा क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे सर विस्कोसिटी क्या होता है कि फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव या तो हो पाए। अगर फ्रिक्शन कम है तो मूव हो जाएगा, और फ्रिक्शन अगर ज्यादा है तो मूव नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुनना, वापस मैंने क्या बोला। फ्लूइड की एक लेयर उसकी दूसरी लेयर में एक फ्रिक्शन डेवलप करती है। अब अगर ज्यादा फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो फ्लूइड मूव नहीं हो पाएगा ढंग से, और अगर फ्रिक्शन कम होगा तो फ्लूइड मूव हो जाएगा। दैट मींस जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है या रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है जिस कारण फ्लूइड एक दूसरे के ऊपर मूव कर पाता है, नहीं मूव कर पाता है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। अब अगर हम ये बोले कि अगर किसी फ्लूइड में विस्कोसिटी, अगर हम बात करते हैं फ्लूइड की, अगर किसी फ्लूइड में विस्कोसिटी ज्यादा है, ध्यान से देखना, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर फ्रिक्शन भी ज्यादा है और मूवमेंट इजीली नहीं हो पाएगा। लेस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, लेस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। और ये अगर हम बोले फ्रिक्शन ज्यादा किस में होगा, अगर कोई ऐसा फ्लूइड इसके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा है, भाई अगर हमें बोले कि किसी फ्लूइड के अंदर अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो वो क्यों होगा, क्योंकि भाई साहब अगर किसी भी फ्लूइड में फ्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। भाई किसी भी चीज में अगर मान लो, हम देखो प्लीज ध्यान से देखना, एक फ्लूइड है उसकी अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप हो रहा है, और कोई भी फ्लूइड मतलब जो उसके बीच का लेयर्स का मूवमेंट है वो ज्यादा नहीं होगा, लेस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड होगा। तो क्यों होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एक दूसरे के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इस कारण से फ्रिक्शन ज्यादा। भाई देखो कोई फ्लूइड है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर अट्रैक्शन मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो मान लो मैं एक फ्लूइड हूं, अगर मैं उसको एक कोहेसिव फोर्स ज्यादा रखूंगा तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में, और वो फ्लूइड इजीली मूव नहीं कर पाएगा, फ्लूइड इजीली मूव नहीं कर पाएगा। प्लीज ध्यान से देखना। अब कहानी देखो, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसने आपसे दो चीजें पूछी है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक तो इसने क्या लिखा हुआ है, एयर, एक इसने क्या लिखा हुआ है, एयर मतलब गैस, एक इसने लिखा हुआ है एयर और दूसरा से लिखा हुआ है वाटर। इसने पूछा कि भाई अगर आप टेम्परेचर एयर और वाटर, अगर आप एयर और वाटर का टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे, अगर एयर और वाटर का टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो होगा क्या। बस आप ध्यान रखना, अगर आपने एयर और वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ध्यान से देखना, किसी फ्लूइड की अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और वो फ्रिक्शन ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर आपने टेम्परेचर अब बढ़ा दिया, ध्यान से देखना, अगर अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, प्लीज ध्यान से देखना, कोई फ्लूइड है, फिर बता रहा हूं उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अगर आपने किसी भी फ्लूइड में, अगर आपने लाइक वाटर है, कोई भी फ्लूइड है, अगर आपने फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, जो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, वो फोर्स हो जाता है वीक। अब ध्यान से देखना, जैसे ही ये फोर्स वीक होगा फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाता है, और जैसे ही फ्रिक्शन रिड्यूस होगा विस्कोसिटी भी क्या होती है, लूज हो जाती है, और जैसे विस्कोसिटी लूज हो गया तो क्या हो जाएगा, मोर मूवमेंट ऑफ वाटर। ध्यान से देखना, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं जो आपको डायरेक्ट आंसर बताएगा, क्योंकि डायरेक्ट आंसर बताना मेरी, फिर मैं टीचर नहीं हुआ ना, अगर मैं आपको, मैं मास्टर साहब नहीं हुआ ना, मास्टर साहब नहीं हुआ ना, फिर मैं मास्टर साहब सुने बहुत दिन हो गया। पहले मैं बच्चों को बिल्कुल फेस टू फेस जो क्लासरूम होते हैं उसमें पढ़ाता था, बहुत साल हो गए यार पढ़ाई नहीं। और शुरुआत में जब मैंने ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट करे तो मुझे शुरुआत में प्रॉब्लम भी होती थी, क्योंकि भाई बच्चे दिखते हैं तो उसमें एक जोश ही अलग होता है, बट आज की तारीख में मेरा सेम ही जोश है, चाहे बच्चे सामने हो या नहीं हो,
शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट अब मुझे कोई वो नहीं होता, अजीब फील नहीं होता, पहले फील होता था। क्लासरूम में पढ़ाया तो बहुत साल हो गया, बहुत सालों से क्लासरूम में नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो अगर हम बात करें, प्लीज ध्यान से देखना, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो वीक हो जाता है। जैसे ये वीक होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा, विस्कोसिटी कम होगी, विस्कोसिटी कम होगा तो मोर मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। दैट मींस टेम्परेचर, आपने किसी भी टेम्परेचर का, अगर किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। और आपने देखो इसमें क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस, विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। और जैसे विस्कोसिटी कम होगी आपको अब फ्लूइड का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। आपने चीज फील करी है? अब आप ध्यान से देखना, आपने चीज फील करी है? मैं आपको बताता हूं। सर्दियों में नारियल का तेल देखा है? सर्दियों में नारियल का तेल देखा है, जो कोकोनट ऑयल होता है वो जम जाता है। बट जैसे ही देखो, अब वो क्या होगा, सर्दियों में क्या होता है, कोकोनट ऑयल जम जाता है। प्लीज ध्यान से देखना, सर्दियों में कोकोनट ऑयल क्या होता है, जम जाता है। फिर हम क्या करते हैं, बचपन में क्या करता था मैं, चम्मच में लेके गैस के ऊपर उसको गर्म करता था, फिर लगाता था। आजकल तो कोकोनट ऑयल भी ऐसा आ गया कि सर्दियों में भी नहीं जमता। आजकल कुछ है अजीब सी स्मेल आती है उसके अंदर। मतलब कोकोनट ऑयल अब सर्दियों में नहीं जमता, अलग जैस्मीन करके कुछ आता है कोकोनट ऑयल। बट पहले क्या होता था, हम नारियल का तेल यूज करते थे, जम जाता था। जैसे ही उस ऑयल को हम गर्म करते थे वो पिघल जाता था। और एकदम से अगर मैं आपसे बोलूं कि जो नारियल का तेल है अगर सर्दियों में डायरेक्ट लगा लोगे, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करा, जैसे ही आपने उस नारियल के तेल को गर्म करा, नारियल का तेल हम गर्म करते हैं फिर सर में लगाते हैं, जैसे आपने नारियल का तेल गर्म करा तो उसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स है उसका अट्रैक्टिव फोर्स घट जाता है। जैसे ही घटेगा विस्कोसिटी, फ्रिक्शन घट जाएगा, फ्रिक्शन घटते विस्कोसिटी डाउन जाती है। तो याद रखना, विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। अब एयर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर मैं आपसे एयर की बात करता हूँ, एयर में क्या होता है, देखो आपको चीजें ध्यान से देखनी पड़ेगी। एयर के केस में क्या होता है, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आप ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी इतनी दूर दूर है, ये दो मॉलिक्यूल्स है, इतनी दूर दूर है, ध्यान से देखना। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जैसी काइनेटिक एनर्जी, अब देखो पहले ऐसे ऐसे काइनेटिक, जैसे ही मैंने इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, पास पास में आके, समझ रहे हो, पहले दूर थे, पहले लेस काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा, मैं एयर की बात कर रहा हूँ, लिक्विड का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पूरा बता दिया, लिक्विड का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पूरा बता दिया, मैं एयर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे बढ़ाओगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक देखो अभी दोनों पास पास आ गए, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिससे वो पास पास में आ जाते हैं। और जैसे वो पास पास में आएगा, आप प्लीज ध्यान से लेना चाहिए, आपने क्या करा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जैसे मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी दोनों पहले आते हैं मॉलिक्यूल्स, अब जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, पास पास आ रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स आपके और कॉम्पैक्ट हो गए, मॉलिक्यूल्स आपके कॉम्पैक्ट हो गए, कॉम्पैक्ट मतलब पास पास में आ गए। और जैसे मॉलिक्यूल्स, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं वो ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, और ज्यादा फ्रिक्शन अगर अप्लाई करेंगे, भाई मॉलिक्यूल्स टकराएंगे दूसरे से, फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना। मैं देखो आपको रटा नहीं सकता, ऐसे क्वेश्चंस को अगर रटाऊंगा तो फिर ये क्वेश्चंस आपको कभी ध्यान में रहेंगे ही नहीं, आप इन क्वेश्चंस को कभी ध्यान में रख ही नहीं पाओगे। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल्स पास पास में आके फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, कहने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लूइड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है और एयर की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। अब लिखो उसको पूरा नंबर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं इसको। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन देखो, चुटकी में समझ में आएगा। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर, क्या बात है जल्दी बताओ। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एयर की विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप करेंगे, और ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एयर की विस्कोसिटी बढ़ती है, बट फ्लूइड की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस, बिल्कुल सही आंसर है। किसी टॉपिक को समझा के, अगर मैं किसी टॉपिक को समझा के आपको क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको एक ही क्वेश्चन समझ में आने वाला है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैक्यूम प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके नीचे वाला नेगेटिव गेज प्रेशर, और नेगेटिव गेज प्रेशर क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। एक तो एब्सोल्यूट प्रेशर, वो जीरो वैक्यूम, जीरो प्रेशर, जिसको बोलते हैं वैक्यूम।
और इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव गेज प्रेशर, पॉजिटिव गेज प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो ऊपर है वो पॉजिटिव गेज प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो नीचे है वो नेगेटिव गेज प्रेशर है। नेगेटिव गेज प्रेशर को अब देखो, तो वैक्यूम प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव गेज प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। जो नेगेटिव गेज, दैट मींस जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव गेज प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर। ये तो हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था। जो प्रेशर देखो सिंपल सा है, तो वैक्यूम प्रेशर इज ऑलवेज, हाँ बिल्कुल सही बात है, जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। इजी क्वेश्चन। तो द वैक्यूम प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव प्रेशर, यस यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट प्रेशर बहुत फटाफट देखते हैं, ध्यान से देखना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वैक्यूम, जीरो वैक्यूम या जीरो प्रेशर, फुली वैक्यूम, फुली वैक्यूम। अभी इसको क्या बोलते हैं कि जब हम फुली वैक्यूम या जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में जब कोई प्रेशर, अब देखो पॉजिटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर, अब हम जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में जिसको बोलते हैं फुली वैक्यूम, इसके रिस्पेक्ट में जब हम कोई भी, मान लो ये पॉइंट का प्रेशर है, ये ए है, यहां पर मान लो, अब मैं जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं, जब हम एब्सोल्यूट देखो कल यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर, तो इसकी दो चीज आपको याद रखनी है, इसकी दो चीज आपको याद रखनी है कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है आपका, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जो हमेशा जीरो प्रेशर या फुली वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन करा जाता है, जो हमेशा जीरो प्रेशर या फुली वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन करा जाता है। अब अगर मैं इस ए की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक का प्रेशर कितना है, ये प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कौन सा प्रेशर है, ये पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, इन दोनों का देखो, यहां से लेके आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां से लेके पॉजिटिव गेज प्रेशर, और इन दोनों का समेशन ही आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इस टॉपिक को, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, कोई भी प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहले वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर, और साथ में सक्शन प्रेशर। कोई भी प्रेशर अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर कोई भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, कोई भी प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, सबको सिंपल सिंपल से याद रखना है, टिपिकल आपको याद ही रखना है। कोई भी प्रेशर अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो सबसे कम उसको बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर। नेगेटिव गेज प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर, और साथ में इसको हम क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। ऑल ऑफ दीस अबव द आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज प्रेशर एट अ पॉइंट। अब वही देखो गेज प्रेशर वाला सिंपल सा है। ठीक है, बना देता हूं मैं, देखो एब्सोल्यूट प्रेशर P एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक, यही है। अब ध्यान से देखो, गेज प्रेशर इज इक्वल्स टू, अगर ऐसे मैं गेज प्रेशर की बात करूंगा तो P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू P गेज। ठीक है, इज इक्वल्स टू P गेज। तो गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सारे क्वेश्चन कराए गए, सारे टॉपिक पढ़ाए गए। अच्छा, आपने चीज नोटिस करी, अभी जो क्वेश्चन है, देखो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करना, अब ये क्वेश्चंस हमने खटाखट कर दिए। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स, या मैं कोई भी एक सब्जेक्ट आपके सामने स्टार्ट करता हूं, अगर मैं कोई भी एक सब्जेक्ट आपके सामने स्टार्ट करता हूं तो उसमें मुझे शुरुआत के लेक्चर 4-5 लेक्चर मेरे बहुत डिटेल होंगे, क्योंकि उसमें मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताने पड़ते हैं। और इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपको ये, मैं सरकारी एग्जाम्स के, आप कोई जेई का एग्जाम निकाल सकते हो, कोई आप ए का एग्जाम निकाल सकते हो, क्योंकि मैं आपको सारे पिछले कॉन्सेप्ट्स भी बता रहा हूं। अगर आप ये सोचोगे कि सर आप बिल्कुल ही आंसर बता दोगे, फिर तो मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या है। अगर मैं आंसर बना दूं, अगर मैं ओनली आंसर आपको पढ़ा दूं, तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है। फिर तो मैं काम करता हूं, आपको क्वेश्चन की पीडीएफ ले लो, उसके आंसर आप रट लेना। आप एक काम करो, क्वेश्चन की पीडीएफ ले लो, उसके आंसर रख लेना, फिर फायदा क्या पढ़ाने का। अगर पढ़ाने मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो दैट मींस मुझे सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, और एक्सप्लेन करूंगा तो फिर टाइम लगेगा। आप बोलोगे सर 3 लेक्चर में 26-27 क्वेश्चन पे पहुंचे। आपने चीज नोटिस करी, ये शुरुआत की, लास्ट की, ये 2-3 क्वेश्चन जो खटाखट विद इन सेकंड्स क्यों निकले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, मैंने इस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इसलिए फटाफट निकल रहे हैं। ठीक है, द प्रेशर ऑफ, ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा था पीजोमीटर। पे पीजोमीटर का मैं आपसे पूछूं, पीजोमीटर क्या होता है। पीजोमीटर एक टाइप का मैनोमीटर है। पीजोमीटर से अगर हम बात करें, ये ओपन कंटेनर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पीजोमीटर लगा देते हैं इस टाइप से, ये कुछ, और इसमें जो पानी का हेड होता है, उस हेड, पानी की जो हाइट होती है, पानी की जो हाइट है, इस हाइट के हिसाब से हम लोग प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। अगर अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, अगर मैं इस क्रॉस सर्फेस से बोलूं तो आप कौन सा प्रेशर बोलोगे, सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या बात करें, जो एयर का वेट होता है किसी भी सरफेस पे, जो एयर का वेट प्रेशर डालता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर पर अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, यहां पर आपका पानी की हाइट बढ़ गई। कहने का मतलब क्या है, द प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर। अगर मैं पीजोमीटर की आपसे बात डिस्कस करूं, द प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर। पीजोमीटर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा की वैल्यू देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिक्विड का वेट भी तो है। दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से द प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर इज गेज प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, पीजोमीटर कभी भी वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट नहीं करता है, पीजोमीटर हमेशा क्या डिटरमाइन करता है, गेज प्रेशर, मतलब मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैक्यूम प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर, नो। पीजोमीटर से फॉल्स, पीजोमीटर से हमेशा क्या होता है, गेज प्रेशर, पॉजिटिव गेज प्रेशर। नेगेटिव गेज प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है उसको बोलते हैं गेज प्रेशर, और पीजोमीटर हमेशा गेज प्रेशर को मेजर करता है। तो द वैक्यूम प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर, देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। पीजोमीटर किस टर्म में प्रेशर डिटरमाइन करता है, विद द हेल्प ऑफ लिक्विड, विद द हेल्प ऑफ लिक्विड। देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीजोमीटर, लाइक पीजोमीटर का फार्मूला क्या है, रो जी एच, रो इनटू जी इनटू एच। पीजोमीटर विद द हेल्प ऑफ हेड ऑफ लिक्विड, पीजोमीटर आपका डिटरमाइन करता है प्रेशर। अब पीजोमीटर देखो, पीजोमीटर क्या होता है, बहुत पीजोमीटर इज यूज, देखो मैं बताता हूं, पीजोमीटर एक ट्यूब होती है, तो उससे हम कभी भी ज्यादा प्रेशर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। लाइक वेरी लो प्रेशर, लाइक लो प्रेशर क्या हो गया, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर, नो। हाई प्रेशर भी नहीं कर सकते। देखो लो प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है ना। वैक्यूम प्रेशर नेगेटिव गेज प्रेशर, हाई प्रेशर नहीं। पीजोमीटर से आप ओनली नॉर्मल प्रेशर कैलकुलेट, एक ट्यूब भी तो होती है। अगर हम पीजोमीटर की बात करें तो पीजोमीटर क्या होता है, ट्यूब भी तो होता है, तो इससे कभी भी हम हाई प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारे जो दूसरे प्रेशर डिवाइसेस है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 31 देखना, बहुत ही अच्छा। आपने चीज नोटिस करी, आपने चीज नोटिस करी, हमारे कुछ क्वेश्चंस विद इन सेकंड्स निकले, खट 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 खट, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है इसलिए फटाफट निकल गए। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। मान लो ये आपका यूट्यूब मैनोमीटर है, हमने कहा था कि हम इसको 2 पॉइंट से लाइक ए बी हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया। बी एक अलग लिक्विड है, ए एक अलग लिक्विड है, इस तरह से कनेक्ट करते हैं। इनके बीच में भाई साहब एक दूसरा लिक्विड यूज होता है। लाइक जितने भी आपको मैंने मैनोमीटर पता है ना, इनके अंदर एक लिक्विड यूज होता है ताकि वो इसको और इसको बैलेंस कर दे। मान लो ये यूट्यूब मैनोमीटर है, इसमें हमने 2 जगह कोई पॉइंट लगाया, 2 जगह पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर आप ये सोचोगे, हमने 2 जगह इसको कनेक्ट कर दिया प्रेशर डिफरेंस के लिए। अब अगर आप ये सोचोगे कि सर मान लो इसमें वाटर है, मान लो इसमें भी आपका वाटर है, इसमें भी आपका वाटर है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का जो हाइट का डिफरेंस होता है ना, अगर मैं ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखना, इन दोनों की हाइट में डिफरेंस है क्योंकि इनके बीच में हमेशा एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज होता है। आप मान लो इसमें तो देखो ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, बट ये जो अंदर का फ्लूइड है ना, ये एक अलग फ्लूइड यूज होता है। जितने भी मैनोमीटर्स हैं उसमें अलग अलग फ्लूइड यूज होता है, एक्सेप्ट पीजोमीटर, पीजोमीटर में नहीं होता। अब देखना ध्यान से, द लिक्विड यूज इन, आप समझ लो कि ये पानी है यहां तक आएगा, ये पानी यहां तक आएगा, वो प्रेशर डिफरेंस से पता लगेगा, दोनों का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा उसके रेस्पेक्ट में हम पता लगाएंगे। बट इनके बीच में हमेशा एक मैनोमीटर में फ्लूइड यूज होता है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, द लिक्विड यूज इन मैनोमीटर शुड है, बात में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैनोमीटर में अगर आप कोई लिक्विड यूज कर रहे हो, अगर मैनोमीटर में अगर आप कोई लिक्विड यूज कर रहे हो तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि कौन सा लिक्विड या फ्लूइड यूज होता है। आप याद ना, मैनोमीटर्स में जो वाइडली मतलब ज्यादातर यूज होता है वो होता है आपका मर्क्यूरी। मैनोमीटर में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि मैनोमीटर्स में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, मर्क्यूरी। ऑयल भी यूज करते हैं, कुछ जगह ऑयल भी यूज होता है, बट मैनोमीटर में जो लिक्विड इन दोनों के बीच में यूज होता है वो कौन सा होता है आपका, मर्क्यूरी। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि मर्क्यूरी ही क्यों यूज होता है, क्योंकि मर्क्यूरी की देखो ध्यान से देखना हाई डेंसिटी होती है, मर्क्यूरी की हाई डेंसिटी होती है। अब हाई डेंसिटी का मतलब क्या है,
क्योंकि जो मर्क्यूरी होता है वो आपका डिस्टर्ब, देखो क्या होता है, अगर मान लो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर है तो हमें यहाँ पर ऐसा देखो, मान लो ए और बी के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, अगर इनके बीच में प्रेशर आएगा तो ये बीच वाला जो लिक्विड होता है ये डिस्टर्ब हो जाएगा प्रेशर से। क्या होगा, मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, जिस कारण वो इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस आपको एग्जैक्टली बताता है। दैट मीन द हाई प्रेशर मेजरमेंट विद इन द लिमिट्स। अगर ये लिक्विड ऐसा हुआ जिसकी लेस डेंसिटी होगी और प्रेशर बहुत ज्यादा है तो लिक्विड आपका ये पानी इसके अंदर घुस जाएगा, ये पानी इसके अंदर घुस जाएगा अगर इसकी लेस डेंसिटी होगी। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है, द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव, पहली बात तो कौन सा होता है, जनरली मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी यूज होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर मान लो इनके प्रेशर ज्यादा है और प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और अगर आपने इन दोनों के बीच में हाई डेंसिटी लिक्विड यूज नहीं करा तो फिर आपका प्रेशर मेजरमेंट ऐसे नहीं हो पाएगा। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अब।